नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? पहले नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की, फिर तेजस्वी यादव को साथ लेकर जातिवार जनगणना पर मोदी सरकार पर दबाव डाला और अब जेडीयू ने कह दिया कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। यह बात भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बाकायदा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कही गई है। प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रखा था, जिस पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। बाद में जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब फालतू बातें हैं, न हमारी कोई इच्छा है न हम बनना चाहते हैं। आज जो आप लोग की बैठक हो रही है पीएम मटेरियल में बताया गया, लेकिन पीएम मटेरियल बताया गया आपको नहीं। सब कैसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए, बोला है सबका कोई मतलब कोई मेरी इच्छा है कहा जा रहा है। हालांकि बाद में जेडीयू ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जेडीयू नेताओं ने कहा कि गठबंधन के नेता तो नरेंद्र मोदी ही हैं और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद। पार्टी के कुछ नेताओं ने जब ये कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो कई बयान आए कि वैकेंसी नहीं है। मटेरियल होना और दावा करना दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मटेरियल पीएम मटेरियल का मतलब होता है कि उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व है। दावेदारी हम नहीं कर रहे, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहाँ से दावेदारी करेंगे, लेकिन उनमें विजन है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो मोदी जी को रिप्लेस करेंगे। क्या वो रिप्लेस कभी कर पाएंगे? जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है जेडीयू की, अगर वो देखेंगे तो अपना जस्टिफाई करने के लिए उस मुद्रा में आ गए। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है। इससे एक बात स्पष्ट है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो पीएम के उम्मीदवार हैं। उन्होंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे नेता को दूसरे पार्टी के लोग स्वीकार भी नहीं करते और हम छोटी पार्टी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते। उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया है और इसमें कोई द्वेष की बात नहीं है। हर आदमी में अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन क्वालिटी होने से कोई प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। उसके लिए योग्यता के साथ साथ जो लोकतंत्र की योग्यता है उसकी भी जरूरत होती है और इन्हीं शब्दों का उन लोगों ने विश्लेषण किया, इसलिए बहुत इसमें हाई तौबा करने की जरूरत मैं नहीं समझता। तो जेडीयू कह रही है कि हम छोटी पार्टी हैं, ऐसे में तो दावेदारी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जेडीयू को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। एक तरफ यह कहना कि वे पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, दूसरी तरफ यह कहना कि वे पीएम बनने के लायक हैं। आखिर चल क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की ओर जा रहे हैं? क्या वे एक बार फिर से आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं? ये सारी अटकलें उनकी दिल्ली यात्रा के बाद शुरू हुई थी, जब वे यहां पर कई नेताओं से मिले थे, जिनमें ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल है। चौटाला कह रहे हैं कि सितंबर में तीसरा मोर्चा बनेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश पीएम के उम्मीदवार बने और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री? राजनीति में कुछ भी संभव है, खासतौर से नीतीश कुमार की राजनीति में, जो पाला बदलते देर नहीं करते। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के विधायक और प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन और पीटीआई भाषा के संपादक निर्मल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अफजल अब्बास भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता
अख्तरुल इस्लाम शाहीन के पास जाना चाहूंगा। शाहीन, आपने देखा होगा कि क्या चल रहा है। जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जिनके चलते वो पीएम बन सकते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम पीएम के दावेदार नहीं है। तो ये चल क्या रहा है आखिर? देखिए, ये एक कशमकश वाला एक बयान है और एक निराशा वाला बयान है और एक हारे हुए सिपाही जैसा बयान है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोग किस तरह से देख रहे हैं ये एक अलग बात, और बिहार में इसे किस तरह से लाया गया ये एक अलग बात है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, बिहार में जो एनडीए की सरकार है वह एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चला करती थी, और आज की स्थिति में जो एनडीए की सरकार है वह केवल एक पार्टी के एजेंडे पे काम करने का काम कर रही है। वह जनता दल यूनाइटेड, जो अपने आप को एक बड़ी पार्टी मान रही थी, जो अपने आप को बड़ा पार्टनर मानती थी और ये समझती थी कि कोई भी वैसा एजेंडा नहीं लाया जाएगा एनडीए में, आज कोई पूछ नहीं है। आज एक तरह से नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड केंद्र के एनडीए में एक इररिलेवेंट हो चुके हैं। किसी भी मुद्दे पर राय विचार नहीं, जितना भी विवादास्पद मुद्दा है वह तमाम बातें पार्लियामेंट में लाई जा रही है, तो वहां पर उनका एक महत्व खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन शाहीन जी, नीतीश कुमार जी ऐसे पहले सहयोगी नेता थे जिन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। ये तो एक तरह से आप लोगों की जो मांग है उसी का समर्थन किया उन्होंने। नहीं, वही बता रहे हैं, ये सही है। देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार तमाम राष्ट्रीय मुद्दे पर, तमाम एजेंडे पर नीतीश कुमार जी को साथ लेने का काम नहीं कर रही है, उस तरह का महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो एक तरह से वैसी स्थिति में भाई मुझे भी पूछो, मेरे में भी दम है, हम भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री की तमाम योग्यता रखते हैं, अहर्ता रखते हैं, मुझे पूछा जाए, मुझे देखा जाए। एक तो केंद्रीय नेतृत्व के तरफ, केंद्रीय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह बात है। दूसरी तरफ बिहार में आएंगे तो बिहार में आज वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं, और एक तरह से यह कहा जाए कि बिहार में धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, दूसरे में भाजपा है, ये तीसरे नंबर पे आ गए, और लोगों को लग रहा है कि अब ये संन्यास इनको ले लेना चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया। अब आप तो कहां संन्यास की बात कर रहे हैं, वहां तो कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है, आप कहां संन्यास पर उनको भेजें। निर्मल पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन इस मौके पर यह कहना कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, पीएम बनने के सारे गुण हैं, लेकिन वो दावेदार नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, इसके क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, नीति, आपने जो अपनी पहले बात कही थी कि राजनीति में सब कुछ संभव है, और खास करके नीतीश कुमार जी की ये जिनकी विशेषज्ञता है, इसमें कुछ भी जो आप सोचते नहीं वो करके दिखाते हैं। और अभी तक के उनके जो भी इस तरह के फैसले रहे हैं, चाहे भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला हो, भाजपा से अलग होने का फैसला हो, आरजेडी के साथ जाने का फैसला हो, या फिर उनको डंप करने का फैसला हो, नीतीश कुमार को कभी नुकसान नहीं हुआ है उसमें, तो वो हमेशा फायदे में रहे। इसलिए उनका जो भी कदम उनका होता है वो काफी सोच समझकर और ठीक ठाक गुणा भाग करके वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और मुझे इसमें ये जो कल त्यागी जी ने बात कही कि वो प्रधानमंत्री पद के उनमें सारी योग्यताएं हैं प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन वो दावेदार नहीं है, वो भी इसी रणनीति के तहत अपने सारे विकल्प खोल के रखना। क्योंकि देखिए, जो पिछला जो चुनाव हुआ है बिहार का, उसमें उनकी पार्टी की बहुत अच्छी हालत नहीं रही, वो तीसरे नंबर की पार्टी वहां पर है अभी, उसमें वो बहुत सहज नहीं है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी उसमें जो गठबंधन है उसमें बड़ा दल है, तो वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ही करेगा। और भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राष्ट्रीय दलों का ये नेचर है कि वो किसी के साथ भी रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन में बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना वहां आधार बनाने की कोशिश करेगी, और उसकी भी पूरी संभावना है कि अगला चुनाव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़ना चाहे वहां। तो नीतीश कुमार को अपना आगे का वो विकल्प भी उनको वो बंद नहीं करना चाहते। और ये बात देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को वो अपने खेमे में लेकर के। निर्मल जी, हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। आपका स्वागत है अब्बास साहब एनडीटीवी इंडिया पर। यही प्रश्न आपसे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पीएम मटेरियल हैं, सारे गुण उनके अंदर हैं, लेकिन दावेदार नहीं है, तो आखिर ये कहने की भी जरूरत क्यों महसूस हुई? बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या बीजेपी को कोई संदेश आप लोग देना चाहते हैं? नहीं, कोई संकेत देने की बात ही है। ये बिल्कुल सही है कि मैं अपने छोटे से पॉलिटिकल आपने कह दिया, मैं देख रहा हूँ, बिहार के जमीन से हूँ, तो नीतीश कुमार जिससे बड़ा कोई चेहरा बिहार में है नहीं, और वहां से सीजन पॉलिटिशियन है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार ने पहले लागू किया, उसको केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट किया।
तो हम ये कह रहे हैं कि उनके पास गुण है, पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है और केंद्र की राजनीति में भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, बिहार में 16-17 साल से सीएम है, तो उनमें कोई कमी तो है नहीं। इससे इनकार नहीं किया था। रहा सवाल प्रधानमंत्री बनने ना बनने की बात, अंक गणित के आधार पर ही कोई प्रधानमंत्री बनता है। हम बिहार बेस्ड पार्टी है, ये और बात है कि संगठन पूरे देश स्तर पर रहा है, लेकिन जब तक लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या नहीं बढ़ती है तो हम दावा कैसे कर सकते हैं। अब आप जो यही सवाल तो उठता है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी है इस वक्त पर ये बोलने की, जब लड़का लड़की के गुण बताए जाते, कहा जाता है कि ये सर्वगुण संपन्न है, वो तभी बताते हैं ना जब रिश्ता होने की बात होती है। जब रिश्ता नहीं हो रहा तब बात थोड़ी ना करते हैं, तब तारीफ थोड़ी ना करते हैं। तो अभी नीतीश जी की तारीफ क्यों की जा रही है? अभी तो लोकसभा चुनाव में भी समय है, अभी तो एनडीए के भी नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या ऐसे में यह जरूरत पड़ गई ये बोलने की कि नीतीश कुमार सारे गुण है? सम्मान नेता है एनडीए के मोदी साहब, भाई इसके कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ये कि हम एनडीए से अलग हो रहे हैं, इस आधार पर मैं समझता हूं कि छोटी सी जो भी सोच है कि इस आधार पर ये बात कही गई कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना किया जाए। ललन बाबू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह साहब भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी खुद थे, इस सारी बात को वादा कर दिया गया था। इसमें मैं समझता हूं कि छिपागोइया करने की कोई आवश्यकता नहीं आती है। भारत का ऐसे मुद्दा है तो मुद्दा लोग उठाएंगे और टीवी चैनल पर डिबेट का इश्यू तो बना हुआ है। लेकिन इसलिए उठा मुद्दा, अब्बास साहब की पेगासस जासूसी कांड की जांच हो, ये नीतीश कुमार जी ने बोला। तेजस्वी यादव ने मांग की कि जातिवार जनगणना हो, उनको साथ लेकर के दिल्ली आए, और जब साउथ ब्लॉक के सामने खड़े होकर बाइट दी तो तेजस्वी को इंट्रोड्यूस करा, कहा कि ये मुद्दा इन्होंने भी उठाया है। तो अब हो क्या रहा है? कैसा तो नहीं कि वापस एक बार फिर से आरजेडी की तरफ चले जाएं? अखिलेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीतीश कुमार जी के पहले के 15 साल के इतिहास को उठा के थे, कई मुद्दे पे बीजेपी के साथ एनडीए में रहने के बावजूद भी हम एनडीए के अब अलग रहे। आप ये बताइए, देश के राष्ट्रपति का चुनाव जब हुआ था, यूपीए की गवर्नमेंट थी, हमने किसका साथ दिया था? हमने दादा को दिया था। तो हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम कहीं आइडियोलॉजी से मतभेद करते हैं तो अपनी बातें तो रखेंगे ही, और जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या जनसंख्या जाति जनगणना की बात हो, हमारी अपनी पार्टी की सोच है और अपनी पार्टी की बात को रखना जरूर। ठीक है, मैं शाहीन साहब को लाना चाहूंगा। शाहीन साहब, यही सवाल आपसे कि क्या आरजेडी और जेडीयू एक बार फिर से करीब आ सकते हैं? क्या कुछ ऐसा फार्मूला बन सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश कुमार यहाँ तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाए? ये तो एक कठिन सवाल है। इस पर हमारी पार्टी ने इस तरह का कोई भी निर्णय या इस तरह का विचार नहीं किया है। और देखिए, स्पष्ट रूप से यह मामला है कि जिस तरह से हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में यह कहावत है कि अगर बंदूक का लाइसेंस लेना है तो तोप के लिए लाइसेंस भरिए तो बंदूक मिलता है। बिहार में भाजपा के नेता लगातार इनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और यहां तक यह बयान दे रहे हैं कि जैसे कुछ ही दिनों में, तो ऐसा तो नहीं कि तोप का मतलब कि प्रधानमंत्री की बात करो और बंदूक यानी राष्ट्रपति मिल जाए, राष्ट्रपति का पद मिल जाए? नहीं, कम से कम मुख्यमंत्री हमको रहने दो। अच्छा। हमने क्षमता है, हम तो प्रधानमंत्री के लायक हैं। मुख्यमंत्री पे सवाल मत उठाओ और हमको उचित सम्मान दो, हमको एनडीए में कुछ बनाओ। शाहीन साहब, माननीय मुख्यमंत्री ने रिफ्यूज किया था कि हमारी कम संख्या है, हम नहीं बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि चूंकि पहले से घोषित है नीतीश कुमार सम्मान नेता है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात कहां से आप ला रहे हैं? ये इलेक्शन से पहले का थी ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार हम नहीं, कई मंत्री सवाल नहीं उठा रहे हैं, कई मंत्री सबने कहा था। नहीं, ये बात तो सही है कि तीसरे नंबर पर आने के बावजूद भी बीजेपी ने कहा कि हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। निर्मल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मेरे पास समय कम है। जाते जाते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या राजनीति लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि एक तीसरे मोर्चे की बात कर दो ताकि जो विपक्षी एकता की बात यहां हो रही है, ममता बनर्जी सोनिया गांधी मिलकर कर रहे हैं, उसकी हवा निकल सके और विपक्ष में ही एक तरह से एक तीसरा खेमा बनकर के तैयार हो जाए? इसमें ओम प्रकाश चौटाला, प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, ये सब लोग मिलकर के जो बीजेपी के साथ कभी रहे हैं या आज भी हैं, वो इकट्ठे हो जाएं। जी देखिए, उसकी संभावना तो है ही। वो होगा या नहीं होगा वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि अभी 3 साल बाकी है उसके लिए। कम से कम आप 1.5-2 साल तो मान के ही चलिए, उसके बाद ही ये एक्टिविटी पूरी तरह से शुरू होगी। पर विपक्ष के पास कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आप कह सकें कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल है। और नीतीश कुमार में उनमें ये बात तो है, वो अभी भी अगर उनके साथ खाली यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के 2024 के चुनाव से करीब 1-2 साल पहले अगर अलग होते हैं और विपक्ष,
तो मुझे लगता नहीं कि विपक्ष को उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत हो। विपक्ष खुश नहीं होगा, बहुत सारे नेता रीजनल जो छत्रप्स हैं वो खुश नहीं होंगे, जो अपने को दावेदार समझ रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं या कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो लोग भले ही खुश ना हो, लेकिन उनके जिस तरह की स्वीकार्यता अभी लोगों में नीतीश कुमार को लेके होगी, वैसी और किसी नेता की नहीं है विपक्ष। यही बात लगता है, यही मुद्दे की बात है निर्मल जी, जो आपने बिल्कुल सही सरल शब्दों में दर्शकों के सामने रख दी है कि नीतीश कुमार की राजनीति ये हो सकती है कि अभी चाहे समय हो, लेकिन वो एक ऐसा नाम है उनके नाम पर कि बाकी विपक्षी पार्टियां दिक्कत होने के बावजूद भी शायद उनके नाम पर तैयार हो जाएं, और शायद ये भी एक रणनीति हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी, अफजल अब्बास साहब और अख्तफल शाहीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। सुमित एंटिल ने जैवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। सुमित ने 68.55 मीटर जैवलिन फेंककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज ही शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड ही नहीं जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। बाला तो ये पहले तो स्कूल में पढ़ता था, तब तो ये डिस्कस थ्रो वाली और कबड्डी खेलता था। फिर उसके बाद इसका 2015 में एक्सीडेंट हो गया था, एक पैर चला गया था इसका। फिर उसके बाद 2 साल तक तो ये इधर उधर हॉस्पिटलों में घुमाया, पुन्ना लेके गई, बेस हॉस्पिटल में रखा। फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद ये यहाँ साई में गया था। फिर वहाँ एक वो वीरेंद्र धनखड़ मिल गई इसको, फिर वो दिल्ली लेके गए। दिल्ली का कोच है इसका नवल सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी, उसके पास फिर इन्होंने ट्रेनिंग की। जब आपको पता लगा कि सुमित ओलंपिक खेलने जा रहे थे, उससे लेके अब जब वो गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं तो कितना सब कुछ बदल गया है? देखो जी, बहुत बदल गया, सब कुछ बदल गया। मेहनत बहुत करता था जी, कोरोना के टाइम भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी अपनी। पहले ही हमने आशीर्वाद दिया था और उन्होंने भी कहा था कि मैं बहुत अच्छा करके आऊंगा, और इससे इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और आप अभी सुन रहे थे सुमित अंतिल की माताजी को, जो बता रही थी किस तरह का संघर्ष सुमित ने किया है। उनका एक दुर्घटना में पैर कटा था, जिसके बाद 2 साल तक वो पूरा उनका अभ्यास वगैरह छूट गया था, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उनके घर के हैं, जहां पर कि जश्न मनाया जा रहा है स्वर्ण पदक लेने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में आंदोलनकारी किसानों का सिर फोड़ देने की सलाह देने वाले अफसर का बचाव किया है। उनका कहना है कि सख्ती जरूरी है, बेशक शब्दों का चुनाव सही नहीं था। हालांकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में, जो भी हो यहां से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देता हूं। इस बीच करनाल के डीसी ने एसडीएम की भाषा को लेकर खेद जताया। सर्वप्रथम तो चूंकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूं। वो शब्द जो है वीडियो में जो रखे गए, जो उन्होंने कहे, वो नहीं होने चाहिए थे। सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। लेकिन जो उनका उद्देश्य था, इंटेंशन था, वो कहीं गलत नहीं थी। तो इस मामले में उनका जो इंटेंशन था, जो उनका उद्देश्य था, वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि जैसे मैंने बताया, शब्द जो थे वो उन्होंने, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में और उतना स्ट्रेस में उनके से जो निकले, उसके लिए मैं ऑलरेडी खेद प्रकट कर चुका हूं। उधर करनाल की अनाज मंडी में किसानों की आज महापंचायत हो रही है। इसमें उन किसानों को मंच पर बिठाया गया जो लाठीचार्ज में घायल हुए।
इस बैठक में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जिस किसान की मौत हुई है उसकी मौत पुलिस लाठीचार्ज से हुई। उन्होंने कहा कि जब हमने घर वालों से बात की तो पता चला कि उनके सिर में पीछे चोट लगी हुई थी और उनका पेट फूला हुआ था, और जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है उसका पेट कभी नहीं फूलता। साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह भी कहा कि किसानों को अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा था और जो किसान अस्पताल इलाज कराने गए थे उनका प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया। किसानों पर लाठीचार्ज के दौरान एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पुलिस वालों को किसानों का सिर फोड़ देने का फरमान सुना रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद वहां के हालात और बिगड़े। ये पूरे देश में लाठियां क्यों नहीं लगती, ये हरियाणा में क्यों लग रही है? एक और दूसरा, क्या हम ऐसी लाठियां खाते रहे या एक बार में यार पार कर बैठते? बस आज का जो सवाल है जिस भाई ने भी राय देनी है, दो सवाल है आज के। एक, जिन लोगों ने ज्यादती की वो एसडीएम इनेलो के एक बड़े पदाधिकारी का भाई है, एक इंस्पेक्टर, एक यहाँ के एमएलए का भतीजा है बख्शीश सिंह का, और जिन लोगों ने सिरों में लठ मारे हैं और जिन लोगों ने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है और जिससे हमारे एक किसान की हत्या भी हो गई है, किसान शहीद भी हो गया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हमें क्या करना है, एक। और दूसरा, इस आंदोलन में हमने अगला कदम क्या लेना है, दो। इन दो चीजों पर चर्चा करनी है। हम 9 महीने से बैठे हैं और 9 महीने से पिट रहे हैं, हम लटका रहे हैं, बस, और हमारे उठाने की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी मुंबई और महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने के लिए आज राज्य भर में आंदोलन कर रही है। इसके तहत सुबह अलग अलग मंदिरों के सामने शंखनाद किया गया। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर पर आंदोलन करने बीजेपी विधायक राम कदम आने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनके घर से उन्हें हिरासत में ले लिया। राम कदम ने जबरन सिद्धि विनायक मंदिर में घुसकर पूजा करने की चेतावनी दी थी। वहीं बाबुलनाथ मंदिर के पास मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन करने आए बीजेपी नेता सुधीर मुनघंटीवार को मंदिर के सामने ही पुलिस ने रोक दिया। उधर नासिक में भी मंदिरों के बाहर शंखनाद की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। राज्य भर में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जैन मंदिर शुरू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शंखनाद आंदोलन कर रही है। इस गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, पूरे राज्यों को खड्डे में डालने वाले हैं, लोगों की भावनाओं का अनादर करने वाले हैं। इसलिए शंखनाद का आंदोलन चला और जिस मंदिर के सामने आंदोलन करेंगे उस मंदिर को खोलकर मंदिर में जाकर प्रार्थना करना चाहिए। यह सविनय कायदे भंग है, सविनय, बहुत नम्रता से कायदे का भंग कर रहे हैं। मुंबई में जिस तरह और महाराष्ट्र में जिस तरह धार्मिक स्थलों में आम लोगों के पूजा पाठ की अनुमति नहीं है, वैसे ही दही हांडी उत्सव पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है, जिसे लेकर गोविंदा पंथकों में भी नाराजगी है। और बीजेपी विधायक राम कदम ने दही हांडी करने का ऐलान किया है। हालांकि दही हांडी समन्वय समिति ने सरकार के नियमों का पालन करने की बात कही है। कोरोना की महामारी के चलते जिस तरह से मंदिरों में भी जाकर पूजा अर्चना की इजाज़त नहीं है और जिसके लिए आज बीजेपी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, ऐसे ही सभी धार्मिक स्थलों में जाने की इजाज़त नहीं है। और सबसे अहम बात है कि आज जन्माष्टमी है, कल मुंबई में और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दही हांडी मनाई जाती है। यानी कि जो यहाँ के युवक होते हैं अलग अलग टोलियाँ बनाते हैं, उनके पथक होते हैं और गोविंदा ऐसे खुली जगहों पर, सड़कों पर, नाकों पर वो ऊपर दही हांडी बांधते हैं और फिर पथक एक के ऊपर एक ऐसे खड़े होकर वो फिर मटकी को फोड़ते हैं। ये जो त्यौहार है दही हांडी का, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, खास करके विश्व भर में ये मशहूर है।
लेकिन जिस तरह से कोविड की महामारी है और अभी भी तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है और अभी भी कुछ लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने जैसे मंदिरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसी तरह दही हंडी उत्सव को भी मनाही कर दी गई है। यानी कि दही हंडी फोड़ने की, पथक बनाने की, साथ में टोलियाँ घूमने की इजाज़त नहीं मिली है। इसको लेकर भी एक विरोध चल रहा है। खास करके जो दही हंडी मंडल हैं, तकरीबन जो बताया जा रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में 1200 के करीब हैं, वो बहुत नाराज़ है इस बात को लेकर, क्योंकि वो महीनों इसके लिए तैयारी करते हैं। कम से कम 50 से 60 से 100, 150, 300 एक मंडल में रहते हैं। 7 से 8 थर वो बनाते हैं और इस दौरान बड़ी प्रतियोगिता होती है पूरे शहर में और उसमें वो लाखों रुपए की उनकी कमाई भी होती है। और उनका कहना है कि उस जो कमाई होती है उसी कमाई से वो मंडल का खर्चा निकालते हैं, तो आसपास के जो बस्ती के युवकों का खर्चा निकालते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा करते हैं, बीमारी का खर्चा करते हैं। उनका कहना है कि कोविड का पालन सरकार ने भी करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ों को लोग अपने हिसाब से लेते हैं। अगर राणे की जन आशीर्वाद यात्रा चल सकती है और जब वो बयान देते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद उनके घर पर शिवसेना जाकर बड़ा मोर्चा निकाल सकती है और हंगामा कर सकती है, तो फिर बीमारी तो उससे भी फैलती है। फिर उस सब पे रोक क्यों नहीं है, सिर्फ दही हंडी पे या फिर हिंदुओं के त्यौहार पे रोक क्यों है? लिहाजा इस बात को लेकर सरकार और जो संस्थाएं हैं और जो बीजेपी है उसके बीच में एक संघर्ष है, राजनीति है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो 5 की बात में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।